जय हिंद दोस्तों, शेखर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और चित्रकारों की सीरीज में आज हम एक नए चित्रकार को फिर से लेके आए हैं जो इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस चित्रकार के बारे में क्या विशेषताएं हैं और चित्रकार को पूछता है नहीं पूछता है। और जहां तक उम्मीद है कि ये चित्रकार की जो जानकारियाँ हैं बुकों में बहुत कम मिलती हैं, लेकिन कोशिश ये है कि आपको मैटर उपलब्ध करा के हम इस चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि जितने भी आपके चित्रकार हों जिसमें ज़्यादा आपको सस्पेंस हो कि ये चित्रकार हमको मिल नहीं रहे हैं, इनके बारे में जानकारियाँ नहीं हैं, तो आप लोग बेहिचक बता सकते हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं सभी चित्रकारों को यहाँ पे करा दूँ। ठीक है, तो आज के सेशन में इससे पहले भी हम 2-3 चित्रकारों को करा दिए हैं और धीरे धीरे चित्रकारों की सीरीज बढ़ती जा रही है और कोशिश ये है कि आपके सामने डेली 1 या 2 चित्रकार की वीडियो हम प्रोवाइड कराएँ। तो आज के सेशन में हम एक चित्रकार को लेके आए हैं जो सबसे प्रसिद्धि है, वो चित्रकार भी हैं, भित्ति चित्रकार भी हैं, अगर देखा जाए तो कह सकते हैं ग्राफिक डिजाइनर भी हैं। ये प्रसिद्धि और जीवित कलाकार के रूप में इनको जानते हैं। ये प्रसिद्धि कलाकार देखा जाए तो किनकी हम बात कर रहे हैं, तो गोपी गजवानी की हम बात कर रहे हैं। गोपी गजवानी देखा जाए तो ये एक ऐसे कलाकार अभी जीवित हैं जिन्होंने अभी दिल्ली का, चाहे कह सकते हैं कि नई दिल्ली का डिजाइनर किसने बनाया था, नई दिल्ली का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो गोपी गजवानी ने तैयार किया था। और गोपी गजवानी जब तैयार किए थे तो गोपी गजवानी प्रसिद्ध रूप से क्या माने जाते हैं, तो ग्राफिक डिजाइनर के रूप में उनको जाना जाता है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग किसको, गोपी गजवानी को। ठीक है, तो सभी लोग जुड़े रहिए क्लास में और कोशिश करिए कि इस क्लास में हमेशा बने रहिए और चैनल से जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलती रहेंगी और नए चित्रकारों के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं मैं धीरे धीरे करके आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग गोपी गजवानी के बारे में। ठीक है, तो गोपी गजवानी ध्यान न करेंगे, गोपी गजवानी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखा जाए तो गोपी गजवानी जो देखा जाए तो ये प्रमुख रूप से क्या थे, सबसे पहले अगर देखा जाए तो इनकी प्रसिद्धि क्या थी, तो ग्राफिक डिजाइनर थे। लेकिन इनका जन्म कहाँ होता है, सबसे पहले लिखेंगे जन्म। ठीक है, गोपी गजवानी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गोपी गजवानी का जन्म 1938 में सिंध प्रांत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सिंध प्रांत में हुआ था। और वर्तमान समय में सिंध प्रांत अगर कह सकते हैं भारत में, और वर्तमान समय में कहाँ पे स्थित है, तो ये वर्तमान समय में देखा जाए तो पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। ठीक, वर्तमान समय में कहाँ पे, पाकिस्तान में स्थित है। गोपी गजवानी का जन्म कब हुआ, तो 1938 में। ठीक है, और देखा जाए तो इनकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो इनकी जो शिक्षा है, ध्यान करेंगे, इनकी जो शिक्षा गोपी गजवानी की शिक्षा है ये हुई थी दिल्ली आर्ट कॉलेज से। कहाँ से हुई थी, तो दिल्ली आर्ट कॉलेज से गोपी गजवानी ने की थी। अब देखा जाए तो आर्ट कॉलेज से, दिल्ली आर्ट कॉलेज से शिक्षा किसकी प्राप्त किए थे, तो भित्ति चित्रकारी की, चाहे मूर्तिकारी की, किसकी, तो दिल्ली आर्ट कॉलेज से देखा जाए तो इन्होंने किसमें, ग्राफिक डिजाइनर में। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर की शिक्षा ली थी। ग्राफिक डिजाइनर की शिक्षा गोपी गजवानी ने कहाँ से लिया था, तो दिल्ली आर्ट कॉलेज से। अब शिक्षा कहाँ से लिया था ये भी, और इसको भी कंपेयर करके, इसको जोड़ करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राफिक डिजाइनर की शिक्षा गोपी गजवानी ने कहाँ से लिया था। उस स्थिति में भी हम क्या लगाएंगे, दिल्ली आर्ट कॉलेज को ही लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कि गोपी गजवानी ग्राफिक डिजाइनर थे मुख्य रूप से, और क्या क्या थे ये तो ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से जो इनकी प्रसिद्धि और क्या है, तो ये होते हैं भित्ति चित्रकार भी, कहीं कहीं मिलता है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद से ग्राफिक डिजाइनर ये तो इनकी प्रसिद्धि है। उसके बाद से क्या थे, फिल्म निर्माता। उसके बाद से अगर कह सकते हैं फिल्म निर्माता के बाद अगर कह सकते हैं मूर्तिकार भी, कहीं कहीं मिलता भी। ठीक, मूर्तिकार चित्रकार यहाँ पे, हाँ मूर्तिकार भी लिख दीजिए, चित्रकार भी थी। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्धि है। अगर आपको इतना मिलता है तो उसमें से सबसे प्रमुख जो मानते हैं, जिसको हम हाईलाइट करते हैं, वो है ग्राफिक डिजाइन। जब सबसे इनका मुख्य कार्य है क्या, ये मैं इतना क्यों लिखा हूँ, लिखने का एक वजह है कि जब आपसे पूछ देगा कि ये क्या क्या थे, तो उसमें आपको इनमें से सभी भी सही कराने के लिए ये आपको ऑप्शन में दे सकता है कि चित्रकार भी थे, या फिल्म निर्माता भी थे, या कह सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर थे, चित्रकार थे, और इनमें से सभी देगा। तो उस स्थिति में आपका ये जो आपसे जो लिखा हुआ है ये आपका मतलब कह सकते हैं कि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए।
ठीक है। अगर आपके लिए बेनिफिट है तो बेनिफिट के तौर पे फिल्म निर्माता भी है इनके, तो अगर फर्स्ट पे ये आते हैं ग्राफिक डिजाइनर, तो फिल्म सेकंड पे चित्रकार और थर्ड पे फिल्म निर्माता पे आते हैं, ठीक है। इन दोनों की ज़्यादा भूमिका नहीं है गोपी गजवानी की। ये गोपी गजवानी की होगी विशेषताएं। अब देखते हैं कि गोपी गजवानी ने फिल्म निर्माता कौन कौन से फिल्म का निर्माण किए थे। तो सन 1973 की बात है, यहीं पर लिख देते हैं कि सन 1973 लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सन 1973 में टाइम व 1974 में द एंड, ठीक है, द एंड नामक फिल्म का क्या नहीं रखेंगे, फिल्म का निर्देशन किया था, फिल्म का निर्देशन किया था, निर्देशन किया था किसने? गोपी गजवानी ने निर्देशन किया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि नई दिल्ली का, लिख सकते हैं यहाँ पे नई दिल्ली का डिजाइनर भी गोपी गजवानी को मानते हैं, गोपी गजवानी को मानते हैं। गजवानी दोनों लिखा रहता है, गजवानी को मानते हैं, गजवानी को मानते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, गोपी गजवानी को मानते हैं, ठीक। अब आते हैं इनकी विशेषताओं में कि इन्होंने क्या, ये वर्क है कि गोपी गजवानी क्या थे, तो मुख्य तौर से क्या थे? ग्राफिक डिजाइनर थे और कार्य भी किया था, और दिल्ली का डिजाइन भी इन्होंने तैयार किया था। इनकी 2 फिल्म निर्देशन है, 1973 में द टाइम और 1974 में द एंड, ठीक है। 2 प्रसिद्ध फिल्में, इसको पूछा भी गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं गोपी गजवानी। तो गोपी गजवानी की अगर बात करते हैं तो इनकी प्रदर्शनियाँ अलग अलग जगह पर लगी थी, दिल्ली में भी लगी हैं, ठीक है। कई ऐसी प्रदर्शनियाँ इनके बारे में जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन प्रदर्शनियों के बारे में भी इनका भी क्या बोलते हैं, जानकारी रखेंगे। तो प्रदर्शनियों में अगर देखा जाए, सबसे पहले बात करते हैं कि गैलरी में देखा जाए तो ताज आर्ट गैलरी मुंबई है पहले, ताज आर्ट गैलरी मुंबई, ठीक है। ताज आर्ट गैलरी मुंबई में भी इनके चित्रों की प्रदर्शनियां लगी थी। अगर बात करते हैं कि ताज आर्ट गैलरी में 1994 में, तो उसलिए अगर बात करते हैं कि धूमिल आर्ट गैलरी में 1988 में, यहाँ पे 94 में, 1994 में और 1988 में देखा जाए तो धूमिल आर्ट गैलरी 1988 में, ठीक। ये कहाँ पे स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। धूमिल आर्ट गैलरी पूछा गया एक बार कि कहाँ पे स्थित है, धूमिल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में स्थित है। ये गोपी गजवानी की विशेषताएं। उसके बाद से अगर ध्यान रखें, गोपी गजवानी की बात करते हैं तो गोपी गजवानी के चित्रों में लिखेंगे कि गोपी गजवानी के अमूर्त चित्रों में हम संगीत को देख सकते हैं। चाहे अमूर्त चित्रों में संगीत का अभ्यास होता है, संगीत का आभास होता है, संगीत का आभास होता है। गोपी गजवानी के देखा जाए कि अमूर्त चित्रों में संगीत का आभास होता है। अमूर्त चित्र क्या होता है? जिसका कोई रूप ना हो। जैसे हमने किसी व्यक्ति का एक चित्र बना दिया यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का हमको चित्र बनाना है, मान लीजिए कि हमने एक चित्रकारी हमको करना है, हमने एक व्यक्ति को इस तरह क्या किया कि हमने एक चित्रकारी किया, ये हमारा व्यक्ति बन गया, ठीक है। ये चित्रकारी हम किए, ये रूप हमको मिल गया। लेकिन ध्यान रख रहेंगे, जब इस व्यक्ति का हम कोई रूप नहीं लेंगे, किसी दृश्य का अंकन करेंगे, ठीक है, ऐसे अंकन कर दिए, ठीक है, ऐसे अंकन है, कोई रूप नहीं मिल रहा है, और ऐसे अंकन भी करके हम कोई रूप बना रहे हैं, तो इस स्थिति में देखा जाए तो हमारा क्या है, ये हमारा रूप, व्यक्ति रूप नहीं मिलता है, किसी का रूप नहीं मिलता है। कह सकते हैं जिसका अगर हम पोर्ट्रेट बनाए वो मूर्त चित्रण है। आज जिसका पोर्ट्रेट ना बनाए, कोई दृश्य का बनाए, कोई कुर्सी मेज का बनाए, कुर्सी मेज तो स्टिल लाइफ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसको अमूर्त चित्रकारी हम कह सकते हैं। जैसे सैयद हैदर राजा की विशेषताओं में भी आप देखे होंगे, उनकी विशेषताएं अलग अलग तौर पे जाती है। तो जैसे अब देखा है तो इनके जो अमूर्त चित्र हैं जिनका कोई रूप ना हो, ठीक है, अमूर्त चित्र जिनका कोई रूप ना हो, उनके चित्रों में संगीत का आभास होता है गोपी गजवानी के।
अब आते हैं गोपी गजवानी की अगर बात करते हैं, तो गोपी गजवानी के प्रमुख चित्रों में जो नाम आता है, ध्यान रखेंगे प्रमुख चित्र इनके कौन कौन से। तो गोपी गजवानी के प्रमुख चित्रों में नाम आता है कौन कौन से। प्रमुख चित्रों में लिख लेंगे, पहला लिखेंगे लंबवत एक स्टोक है, ठीक है, लंबवत स्टोक है। उसके बाद से एक और इनका प्रमुख चित्र है, दो लिख लेंगे, सूर्य का अस्त होना, ये देखिए दोनों अमूर्त चित्र हैं, दोनों में हम संगीत का आनंद चाहे आभास करा सकते हैं। ठीक, ये हो गया सूर्य का अस्त होना, गोपी गजवानी का चित्र है। गोपी गजवानी जीवित एक प्रमुख ग्राफिक डिजाइनर है। लेकिन एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, सूर्यास्त्र, यहीं पे अगर देखा जाए तो एक चित्र है जिसका नाम है सूर्यास्त्र, ठीक है। तो एक सूर्यास्त चित्र है, जो सूर्यास्त चित्र है बंगाल शैली के मैसूर कहे जाने वाले जिनका नाम है के वेंकटप्पा, ठीक है। शुरुआत अगर देखा जाए तो इसकी था किसमें कि सूर्य का जो अस्त होना है ये गोपी गजवानी का चित्र है, और जो सूर्यास्त है जो चित्र है के वेंकटप्पा का है, जो मैसूर शैली इसका बोलते हैं, बंगाल के मैसूर कहे जाते हैं। अब देखिए मैसूर का मतलब हो गया कि पक्षियों का चित्रकारी। जैसे मुगल चित्रकला शैली में अगर बात करते हैं कि मुगल चित्रकला शैली में ओवरऑल थोड़ा बहुत उस पर फोकस करते हैं, हम समझ लेते हैं कि जब मुगल चित्रकला शैली में आपसे पूछे कि पूरे ओवरऑल, जैसे नहीं होता दूर से, हम एक मुगल शैली का यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, देखिए पूरी हमारी मुगल शैली है ये, ठीक है। मुगल शैली में शासक कैसे हुए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारा कौन आता है, तो हमारा आता है बाबर, उसके बाद से हमारा आता है कौन, हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर, अकबर के बाद आता है जहांगीर, जहांगीर के बाद आता है शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये काल है हम लोगों का, ये डायग्राम एक है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि है क्या, तो हम यहाँ पे समझाएंगे पहले कौन है, बाबर, बाबर के बाद आते हैं अकबर, सॉरी हुमायूं, हुमायूं के बाद आते हैं अकबर, अकबर के बाद आते हैं जहांगीर, जहांगीर के बाद आते हैं और शाहजहां, शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब। देखिए वैसे चित्रकारी का पतन हो गया है, ये डायग्राम एक मान लीजिए औरंगजेब हो गया, ठीक। अब देखिए क्या है था, सबसे पहले मुगल वंश की नींव हो गया, चित्रकला की नींव हो गई, मुगल शैली की नींव हो गई, और इसमें जहांगीर काल में देखा है तो चित्रकला का स्वर्ण काल हो गया, शैली का विनाश काल जहांगीर को माना जाता है क्योंकि इन्होंने ईरानी शैली का पूरी तरह से खंडन कर दिया था। उसके बाद से शाहजहां का काल हो गया, चित्रकला का पतन हो गया, पूरी तरह से विखंडन हो गया, और औरंगजेब के शासनकाल में जो भागाए हुए चित्रकार होते हैं ये कहीं अपने अपने स्थान को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। कोई राजपूताना में जाता है, कोई पहाड़ी रियासत में जाता है, वहाँ पर जाके एक छोटी छोटी शैलियों का निर्माण करते हैं। अब आते हैं इसमें, मैंने बताया था कि जो मंसूर है, उस्ताद मंसूर देखा जाए तो इसके काल का है, जहांगीर के काल का है वो, तो यहाँ पे मंसूर लिख लेंगे। ये पक्षी चित्रकार है, मंसूर क्या है, पक्षी चित्रकार है, ध्यान रख रहेंगे। और यहाँ पे देखा है तो अकबर के काल में एक मिस्किन है, ठीक है, मिस्किन भी पक्षी चित्रकार है। अब देखिए क्या बात आता है, ये पूरी हमारी ये घेरबंदी में हम जो किए हैं ये पूरी हमारी क्या है, ये है मुगल शैली, मुगल चित्रकला शैली, मुगल चित्रकला शैली। यहाँ पे समझ लेंगे कैसे किस तरह इसको हल करते हैं। तो मुगल चित्रकला शैली पूरा ओवरऑल है। अगर हम यहाँ पे, अगर ये व्यक्ति हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी फोकस पड़ेगी पूरी मुगल चित्रकला शैली पे, ना कि एक एक पे पार्टिकुलर पे। दूर से हम देखा जाए तो किसी एक चीज़ की, चाहे एक स्थान की हम विशेषताएं बता सकते हैं, बाकी पार्टिकुलर की विशेषताएं नहीं बता सकते। अब आते हैं तो दूर से हम यहाँ पे हैं, और अब हमें यहाँ से जानना है कि मुगल चित्रकला शैली में सबसे सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार कौन है। तो हमको पूरे ओवरऑल की जब यहाँ पे बात आएगी पूरी मुगल चित्रकला शैली की, तो सबसे पहले हम उस्ताद मंसूर को रखेंगे। फर्स्ट पे किसके रखेंगे, तो फर्स्ट पे उस्ताद मंसूर को रखेंगे, पहले पे मंसूर को रखेंगे। अगर मंसूर ऑप्शन में नहीं मिलता है और पूरे ओवरऑल मुगल चित्रकला शैली की बात करता है तो अकबर कालीन एक मिस्किन है, मिस्किन का नाम आता है दूसरे नंबर पे, ठीक है। किसका आता है, मिस्किन का नाम आता है, इसको लिख लेंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पे, अब एक जानना थोड़ा प्रवेश कर ले, यहाँ पे जब प्रवेश करेगा तो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। अब कहेगा कि जहांगीर कालीन सबसे प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है, तो वहाँ पे मंसूर हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि जहांगीर के काल में ही मंसूर चित्रकारी करता था। अकबर में जाएगा तो पूछेगा कि अकबर कालीन प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है, तो वहाँ पे आपका नाम आएगा मिस्किन का, और ओवरऑल में अलग अलग हो जाएंगे। उसी तरह व्यक्ति चित्रण का भी होता है कि पूरे मुगल चित्रकला में सबसे अच्छा जो व्यक्ति चित्रकार था, चाहे सभी बनाने का था, वो बिशन दास को माना जाता है। और बिशन दास देखा जाए तो एक हिंदू, क्या बोलते हैं, हिंदू परंपरा का था, चाहे भारतीय क्या था, हिंदू था ये। और इसने क्या किया था
कि पूरे ओवरऑल मुगल चित्रकला शैली में सभी के पीछे आभा मंडल लाया, और इसी के उपरांत इसके जो क्या थे, जो चित्र बने वो क्या होते हैं, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं मुगल चित्रकला शैली में, जो जहांगीरकालीन ये कार्य किया था कौन, बिशन दास ने। और बिशन दास का सभी देखा जाए तो पूरे मुगल चित्रकला शैली में प्रसिद्ध है, और बिशन दास से बेस्ट कोई सभी मुगल चित्रकला शैली में बनाने वाला नहीं था। उसके बाद से ये फंडा हो गया। सेम उसी तरह मैं आपको यहाँ पे बताया था कि मंसूर कहे जाने वाले जो के वेंकटप्पा है, सूर्यास्त नामक चित्र बनाया था, जो वो बंगाल शैली से जुड़े हुए कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, और इसमें जानकारी देखिए, अब गोपी गजवानी में जानकारी क्या थी कि ओवरऑल मैंने 2-3 बातें आपको बताई, एक बार हम यहीं पे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले उनका जन्म 1938 में सिंध प्रांत, अगर देखा जाए तो सिंध प्रांत में हुआ था। उस समय का जो काल था वो भारत में सिंध प्रांत था, लेकिन विभाजन के बाद अब वो वर्तमान समय में पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, अब गोपी गजवानी की विशेषताएं देखा जाए तो ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, ग्राफिक डिजाइनर भी थे, और कह सकते हैं कि जब इतना कुछ होते हुए भी इनकी जो प्रसिद्धि थी वो किस में थी, तो ग्राफिक डिजाइनर में इनकी प्रसिद्धि थी। ग्राफिक डिजाइनर की प्रसिद्धि थी, तो ग्राफिक डिजाइनर की शिक्षा कहाँ से लिया था, या कह सकते हैं कला की शिक्षा कहाँ से लिए थे, तो दिल्ली आर्ट कॉलेज से कला की शिक्षा लिया था। उसके बाद से जब शिक्षा लिए तो नई दिल्ली का ये डिज़ाइन भी, चाहे नई दिल्ली का डिजाइनर के तौर पे, चाहे नई दिल्ली का डिज़ाइन किसने बनाया था, तो गोपी गजवानी ने बनाया था। गोपी गजवानी अभी एक जीवित कलाकार के रूप में जानते हैं। उसके बाद से गोपी फिल्म निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है। तो 1973 और 1974 में इन्होंने 2 फिल्में बनाई थी, एक फिल्म है टाइम और दूसरी फिल्म है द एंड। इन दोनों फिल्म का निर्माण किसने किया था, गोपी गजवानी ने किया था। गोपी गजवानी के बारे में देखा जाए तो इनके जो अमूर्त चित्र हैं, अमूर्त चित्र किसे कहते हैं, तो अमूर्त चित्र उसे कहते हैं जिसका कोई रूप ना हो। उस अमूर्त चित्र में देखा जाए तो इनके सब संगीत का आभास होता है उस अमूर्त चित्रों में। तो चित्रों में जो नाम आता है, जिसका नाम है, एक है लंबवत स्ट्रोक, एक दूसरा है सूर्य का अस्त होना। इस दोनों चित्रों में क्या है, संगीत का आभास होता है। और बाकी सूर्यास्त नामक जो चित्र है के वेंकटप्पा का है, मैं आपको बताया था। और ये पूरी जानकारी हो गई किसके बारे में, गोपी गजवानी के बारे में। आपको जैसा भी ये सेशन लगे आप एक बार बताएंगे, और जो भी इसमें और मैटर डालना होगा तो वो भी बताएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कतें होंगी तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही, और फिर अगले चित्रकार का वेट करेंगे सबको। तब तक के लिए सभी को बायोटेक।